अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विज़न बाय राजा आतिफ़ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। क्यों ना आज के व्लॉग में आपको ये बताया जाए कि 2 इंतहाई मतलूब लोग यानी मुराद सईद और कासिम सूरी कहाँ हैं और किसके पास थे। ऐसी तफ़सीलात हैं जिनको सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। और बात करेंगे कुछ 2 स्कैंडल्स की जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के गले पड़े हुए हैं, और फिर दहशतगर्दी के वाक़यात पर भी बात होगी। गुज़श्ता शब भी एक ऐसा वाक़या पेश आया, तो व्लॉग का हम बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं गुज़श्ता शब पेश आने वाले एक दहशतगर्दाना वाक़े पर। गुज़श्ता रोज़ रात गए एक इत्तला मौसूल हुई कि जी कोई 4 से 5 दहशतगर्द हैं, उन्होंने तुरबत में एक हमला किया है। हमारी जो हसास तनसीबात हैं, बाद में जो लेट नाइट उसकी तफसील आई वो ये आई कि जी 4 से 5 लोग थे। मुबैना तौर पर उनका ताल्लुक BLA से था, दहशतगर्द थे। उनके हवाले से किसी भी कार्रवाई के हवाले से हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने अलर्ट जारी कर रखा था कि जी ऐसे लोग हैं, ऐसी कार्रवाई हो सकती है। जिस पर हमारे जितनी फोर्सेस हैं, मुख्तलिफ जो हमारी अहम तनसीबात हैं वहाँ पर जो तैनात होती हैं वो अलर्ट थी, और उनको इस हवाले से हदायत भी जारी की जा चुकी हैं कि अगर जा चुकी थी कि अगर ऐसा हो तो फिर क्या करना है। फिर हुआ ये कि वो आए दहशतगर्द, और अभी वो आए ही थे कि उनको शनाख्त कर लिया गया और उनको घेर लिया गया। क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई, और उस क्रॉस फायरिंग के नतीजे में ये तमाम के तमाम दहशतगर्द थे, ये जहन्नम वासिल हो गए। ये सिविल एयरपोर्ट है जी, वहाँ पर सिविल एयरपोर्ट की तरफ से जो पाकिस्तान नेवी का नेवल बेस है उसमें इन्होंने दाखिल होने की कोशिश की थी मुलजमान ने, और वहाँ पर मौजूद थे FC के जवान और पाकिस्तान नेवी के कमांडोज़। उन्होंने जो है उनको घेर लिया और उनको उनके मज़मूम अज़ाइम उनके नाकाम बनाते हुए क्रॉस फायरिंग हुई और तमाम दहशतगर्द हलाक हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद फिर रात गए तक जो है वो क्लीयरेंस ऑपरेशन कर लिया गया था, और उसके बाद जो है सर्च ऑपरेशन इर्द गिर्द के मज़ाफ़ाती इलाकों में जारी था कि ये लोग कहाँ रुके थे, कैसे आए थे, कैसे हमला किया था, ताकि इस हवाले से मज़ीद मामला तफ्तीश के मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। इससे आगे बढ़ते हैं जनाब, जो फैसलाबाद में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और वो था एक नौजवान जो जिसका नाम आसिफ अशफाक था। उसके गले पर धाती डोर फिरी और वो मौके पर ही तड़प तड़प कर जहाँ भाग हो गया। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। हम भी किसी ज़माने में जब ये भी धाती डोरों का रवाज नहीं था, तो ये एक बसंत बड़ा अच्छा एक त्यौहार बन गई थी पतंगबाजी के हवाले से। पतंगबाजी होती थी, पेचे लड़ते थे जनाब, बो काटा के नारे लगते थे, गाने होते थे, लोग इस मौके पे इसको बड़ा सेलिब्रेट करते थे इस इवेंट को। खाने बनते थे, गेस्ट इनवाइट होते थे, और दिन रात के वक्त अगर आप देखें तो आसमान जो है ना वो सर्च लाइटों से और पतंगों से भरा हुआ नज़र आता था। और दिन पूरा आप अगर आसमान की तरफ देखें तो इतने पतंग उड़ रहे होते थे या कट के जा रहे होते थे कि एक बसंत का एक अपना ही रंग होता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर गड़बड़ होनी शुरू हुई, और इसके अंदर मुतारिफ होगी धाती तार। अब धाती तार के 2-3 नुकसानात होते हैं। एक तो उसका नुकसान ये होता है कि वो धात की होती है, वो किसी भी जगह किसी खंबे से किसी तार से अगर टकराएगी तो वो जो उसको उड़ाने वाला है लाजिम बात है उस तक भी करंट पहुंचेगा, उसको भी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक वो होती है उस वक़्त जब वो ज़मीन की तरफ गिरती है वो धाती डोर, और वो बिलखसूस पैदल चलने वालों पर भी, साइकिल सवारों पे, लेकिन बिलखसूस मोटरसाइकिल सवारों के लिए बहुत ख़तरनाक होती है। क्योंकि मोटरसाइकिल जो होता है वो साइकिल की निस्बत या पैदल चलने वाले शख्स की निस्बत ज़्यादा स्पीड में जा रहा होता है। तो जितनी देर में उसको ये एहसास होता है बंदे को कि तार उसके गले पर आ गई है, तो उतनी देर में वो गला काट चुकी होती है। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। तो माजी में जो मुख्तलिफ हुकूमतें रहीं, बिल आखिर इस नतीजे पर पहुँचे कि जी इस त्यौहार पर पाबंदी जो है वो लगा दी जाए। लेकिन अभी एक और इस मामले में फैक्टर है कि इस वक्त जो हुकूमत पंजाब है उनको इस हवाले से देखना चाहिए कि त्यौहार पर पाबंदी लगाने से फ़ायदा नहीं होगा। मैं बहुत इस चीज़ वाले से मुझे यकीन है ये हो नहीं सकता कि किसी इलाके में धाती डोर बन रही हो, बिक रही हो, और इलाके के SHO को पता ना हो। ये हो नहीं सकता। हमने अभी ज़िंदगी में बहुत अरसा क्राइम रिपोर्टिंग की है, तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि ये जो धाती डोर के बनने का अमल है
उसको रोका जाए। अगर वो बनेगी नहीं तो फिर बिकेगी कैसे, अगर बिकेगी नहीं तो फिर वो नुकसान कैसे देगी। ये बहरहाल एक डिबेटेबल इशू है, लेकिन चूंकि फ़िलहाल हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि उसकी बनाने वाले को पकड़ सकें, या तो फिर बेहतर यही है कि जब तक ये मामलात क्लियर नहीं होते तब तक ये पाबंदी बसंत के ऊपर रहनी चाहिए। वाक़या फैसलाबाद में पेश आया और एक नौजवान था आसिफ अशफाक, जो इस वाक़े में जहाँ भाग हो गया। अगरचे कि अफसोसनाक वाक़या, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो ये थी कि नवाज़ शरीफ साहब, अगरचे कि वो इस वक्त ना वज़ीर आज़म हैं ना वज़ीर आला हैं, लेकिन बहरहाल वो हुक्मरान पार्टी के सरबराह हैं। उन्होंने इस हवाले से एक ज़िम्मेदारी अपनी समझी और मरीम नवाज़ शरीफ जो वज़ीर आला पंजाब हैं, दोनों बाप बेटी फैसलाबाद में गए। आप इस वक्त ये वीडियो साथ चलते हुए देख रहे होंगे विंडो के अंदर। ये दोनों बाप बेटी वहाँ गए और जो उनके घर में गए उस नौजवान के, और उसकी वालदा से मिले। आप देख सकते हैं कि पहले नवाज़ शरीफ साहब ने उनके सर पे हाथ रखा, उनको तसल्ली दी। उसके बाद मरीम नवाज़ शरीफ ने उनसे मिली। मरीम नवाज़ शरीफ जो हैं वो भी एक जैसे कहते हैं सोग के लिबास में, काला लिबास पहन के वहाँ पे गई हुई थी। इससे देखें, मरने वाला तो वापस नहीं आता, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन एक एहसास ज़रूर होता है उन लोगों को जो जिनके साथ ही सानी होता है कि अच्छा हुकूमत जो है उसको हमारे दुख या हमारी तकलीफ़ का एहसास है। आप ज़रा कंपेयर कर लीजिएगा इससे पिछले दौर को, जो इमरान खान साहब का दौर था। इमरान खान साहब ने तो पहली तो बात है कि कसम खाई हुई है कि वो किसी मातम वाली जगह पर नहीं जाते, और फिर एक ऐसा वाक़या जिसमें बराह रास्त को गवर्नमेंट का अमल दखल ना हो, वहाँ पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको हमें सबको याद है वो जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, ये तो एक इत्तफ़ाक़ी हादसा है। जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, हज़ारा बरादरी के लोग कत्ल हुए थे और उन्होंने कहा था जी वज़ीर-ए-आज़म आएगा तो हम लाशें दफनाएँगे, तो इमरान खान ने कहा था जी ये तो नहीं हो सकता, मैं तो जो हूँ वो ब्लैकमेल लाशों से तो नहीं होऊँगा। और वो नहीं गए थे, उनको वैसे ही दफनानी पड़ी। और उसके बाद वो जब वो गए तो वहाँ पर वो खुद नहीं गए उन लोगों के पास, उनको अपने यहाँ तलब करवा लिया। इस तरह लाहौर में आप देख लें, ज़िले शाह उनकी अपनी पार्टी का बंदा था और उनकी अपनी पार्टी के बंदे की गाड़ी के नीचे आके मरा, तो इमरान खान साहब नहीं गए, उसके वालिद को बुलवा के खुद टांग पे टांग रख के उसको ऐसे मस्कीनों की तरह बिठा के तो उन्होंने वीडियो जो है वो जारी करवाई थी। तो ये एक फ़र्क होता है, एक ऐसा हुक्मरान जो कि अपनी आवाम के दुख दर्द में शरीक, और एक ऐसा हुक्मरान जो तकब्बुर की इंतहा पर है। इसमें मतलब कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन जनाब मरीम नवाज़ शरीफ ने एक और भी चलते चलते आपके साथ खबर शेयर कर दूं कि कल एक हुक्मनामा जारी किया है, और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा हुक्मनामा। उसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स जो हैं वो पूरे पंजाब की जितनी इंतज़ामिया है उनको 3 पॉइंट्स उनको भिजवाए हैं हदायतनामे में। उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात यह है कि जब वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगी तो उनके वहाँ जाने की वजह से उस जगह के, उस मकाम का कोई सड़क, कोई मार्केट और कोई दुकान बंद नहीं करवाई जाएगी सिक्योरिटी के नाम पे। कारोबार ज़िंदगी चलते रहना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगी कहीं पर उनके लिए कोई रेड कारपेट या किसी भी किस्म का कारपेट उनके लिए नहीं बिछाया जाएगा, और ना ही कोई इस तरह के टेंट लगेंगे जैसे कि रिसेप्शन के लिए लगते हैं। और तीसरी बात है कि वो जहाँ पे भी मूव करेंगी वो किसी भी जगह पे उनकी मूवमेंट की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक नहीं की जाएगी। तो ये अच्छे पॉजिटिव जेस्चर है। लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ इतनी तेज़ रफ्तारी से पंजाब के अंदर काम कर रही हैं, मतलब 3 और ट्रेनों का उन्होंने ऐलान कर दिया, 2 अस्पतालों का उन्होंने ऐलान कर दिया, बाइक्स देने शुरू कर दिए, स्टूडेंट्स के लिए स्कीम्स दे दी, 1 लाख घरों पर काम शुरू कर दिया, पूरे पंजाब की सड़कें बनानी शुरू कर दी, सफाई का काम शुरू कर दिया, हेल्थ सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आ गई। तो जितने मुख्तसर वक्त में उन्होंने जितनी अचीवमेंट्स इस वक्त कर ली हैं और जितनी वो तेज़ रफ्तारी से वो चीज़ों को अचीव करती चली जा रही हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है कि इनका रास्ता कैसे रोका जाए। तो फिर नतीजा ये है कि ऐसे ऐसे एतराज़ किए जाते हैं कि अच्छा जी वज़ीर आला साहबा ने वो फ़लाँ का दुपट्टा क्यों सही किया, फ़लाँ खातून का, अच्छा जी वो वज़ीर आला साहबा ने वो कारपेट के ऊपर खड़े होकर वो पौधा क्यों लगाया। वो बाद में तस्वीर आ गई इमरान खान साहब की भी ऐसी थी। खैर, अब वो चूँकि एक टारगेट इस वक्त उनका मुकाबला वो कारकर्दगी में नहीं कर पा रहे, तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म के हमले होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर बंदे को ख़ुद भी ज़रा एहतियात करनी चाहिए, हुकूमत को भी, कि जब पता है कि वो एक ऐसे कल्ट की जद में है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर छाया हुआ है, जो आपकी हर अच्छे काम को भी ख़राब बनाकर पेश करता है। मैं आपको 2 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से ये बात करनी पड़ी। एक, ये को मलिक वहीद साहब है MPA, उनकी एक वीडियो आई थी कल जिसमें वो बड़े अकड़े हुए थे। वो पुलिस वाले उनसे रिक्वेस्ट करते, लेकिन वो कहते नहीं तुम इधर कैमरों के सामने मुझसे माफ़ी मांगोगे, और इस किस्म की बात की। पहली बात तो ये है कि जनाब जैसे कि पता चला कि उनकी गाड़ी के शीशे काले थे जिस पर पुलिस ने उनको रोका था, तो MPA साहब को कानून से बाला तर तो नहीं ना, वो चाहे नून लीग के MP हों तो या PTI के हों या किसी के भी हों या कोई भी हो,
तो वो ये बात तो गलत है, ये तो काबिल कबूल नहीं है और इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए हुकूमत पंजाब को। दूसरी बात ये है कि जी अगर पुलिस वाले आपसे माज़रत कर रहे हैं, अगर फ़र्ज़ करें पुलिस वाले का भी कसूर है, तो आप उसको कबूल करें, एक्सेप्ट करें, माज़रत कैमरों के सामने मंगवाएंगे एडा तू मतलब इतने फन्ने खान। तो ये रवैया तो कतन भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है हुक्मरान के लिए, अगर वो यहाँ पर पुलिस वालों को सपोर्ट नहीं करती हैं, अपने एमपीए को सपोर्ट करती हैं, हुकूमत करती है, वज़ीर आला पंजाब करती हैं, तो ये बात उनके खिलाफ जाती है। अच्छा, अगर वो इस मौके पे पुलिस को सपोर्ट करती हैं कि जी पुलिस वालों को इस तरह उनसे माफ़ी नहीं मंगवानी चाहिए थी और एमपीए ने गलत किया और एमपीए के खिलाफ कार्रवाई करते, तो पता है क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि पुलिस वाले एहलकार चौकों में हर बड़े छोटे के साथ बदतमीजी शुरू कर देंगे। जब वो देखेंगे ना कि जी हमारे पास इख्तियार है और हमें सारे इख्तियार दिए जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर बड़ा संभल कर और बड़े बैलेंस होकर चलना पड़ेगा कि अपने अरकान असम्बली को भी कहोगे ये बंदे बनो और पुलिस वालों को भी कहो कि जी आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, लेकिन ज़्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, बदतमीजी आपकी तरफ से भी नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको बड़ा बारीक एक फ़र्क है, उस बारीक लाइन में उसको रख के चलना होगा। दूसरा वाक़या एचिसन कॉलेज वाला वाक़या है। एचिसन कॉलेज के हवाले से कल एक स्कैंडल मंजर आम पर आया और ये कहा गया कि जी अहद चीमा साहब जो हैं वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं और जेल भी काटी उन्होंने। जो पिछला दौरे हुकूमत था जब शहबाज शरीफ के वो बड़े करीब थे, उस वक्त वो ब्यूरोक्रेसी में थे, बाद में वो जेल चले गए, इमरान खान के दौर में जेल काटी, फिर बेगुनाह हुए, फिर ज़मानत हुई, फिर बाहर हुआ है, बरी हो गए। तो इस दौरान अलबत्ता चूँकि वो रिटायर हो चुके थे तो सर्विस में दोबारा जा नहीं सकते थे, जब मुकदमात से उनकी जान छूटी तो उसके बाद फिर उनको उनकी खिदमात को ले लिया गया हुकूमत की तरफ से। तो इस वक्त भी वो वफाकी सतह पर जो है वो ग़ालिबन मुशीर हैं या मुआवन खसूसी हैं, यानी कि वज़ीर के बराबर उनका लेवल है। स्कैंडल ये है कि जी एचिसन कॉलेज में उनके साहबजादे पढ़ते थे, तो वो अपने साहबजादों की फ़ीस माफ़ करवाना चाह रहे थे, तो प्रिंसिपल ने इनकार कर दिया, तो गवर्नर ने उनको हुक्म जारी किया जिस पर जनाब प्रिंसिपल साहब ने रिज़ाइन कर दिया। बड़े जनाब कोई ज़बरदस्त किस्म के प्रिंसिपल थे और उन्होंने जनाब कुर्बानी दे दी और वो नहीं झुके और उन्होंने एक वज़ीर के बच्चों की फ़ीस नहीं माफ़ की। ये स्टोरी वो है जो लोगों को बताई जा रही है, लेकिन असल मामला इस तरह नहीं है। पहली बात तो ये है कि अहद चीमा जो हैं वो मैंने बल्कि इस हवाले से जो गौहर भट्ट साहब हैं, हमारे दोस्त भी हैं, लाहौर के बड़े अच्छे व्लॉगर हैं, जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर, उनके व्लॉग देखा, उन्होंने बड़ी इसमें तहकीक की और उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। उन्होंने बताया ये कि उसके मामले के अंदर अहद चीमा के साहबजादे अभी वहाँ पर नहीं पढ़ते। अहद चीमा के साहबजादे वहाँ पर पढ़ते थे, बाद में उनकी अहलिया का तबादला हो गया इस्लामाबाद, बच्चे उनके इस्लामाबाद आ गए। इस्लामाबाद में जब वो थे तो इस दौरान जो है वहाँ पर वो फ़ीस उनकी नहीं जमा हुई, तो उनकी अहलिया की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई एचिसन कॉलेज की इंतज़ामिया को कि जी मेरे बच्चे जो चूँकि अब वहाँ पर नहीं हैं, वो इस्लामाबाद में हैं, तो जो जिस साल में वो नहीं वहाँ पर थे उस साल की फ़ीस उनकी माफ़ की जाए और जब वो वापस लाहौर मेरा तबादला होगा तो फिर हम दोबारा इस कॉलेज में दाखिल करा लेंगे। यहाँ पर जो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब थे जो कि एक गोरे अफसर हैं, ये ज़हन में रखिएगा कि वो पाकिस्तानी नहीं हैं, मतलब वो एक सफ़ेद फार्म शख्स है। हम तो वैसे ही मतलब गोरों के आगे लग जाते हैं नफसियाती तौर पे, तो वो उन्होंने जनाब वो बात नहीं मानी और फिर गवर्नर पंजाब ने इसमें इंटरफेयर किया। अब ये हुआ क्या? हुआ ये है कि जी ये कोई फ़ीस माफ़ी का उस तरह वाला केस नहीं था कि अब वो मुफ्त में अपने बच्चे पढ़ाना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं थी। वो जब दाखिल होते हैं बच्चे तो पढ़ाते हैं। अब एचिसन कॉलेज की फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं जिस पे एक वहाँ पे तो सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग अपने बच्चे पढ़ा सकते हैं जो कि सिर्फ अमीर ना हों, इंतहाई अमीर हों। यानी कि अहद चीमा जैसा एक ब्यूरोक्रेट भी रिटायरमेंट के बाद, जो उनकी अहलिया भी अगर कोई अफसर हैं, तो उस एक सरकारी अफसर की भी इतनी पसली नहीं है कि वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ा सके। बहरहाल उन्होंने अपने से बड़ी छलांग लगा ली। बच्चे उनके जो हैं ये ज़हन में रखिएगा कि वो दोनों मेरिट पर वहाँ पर दाखिल हुए थे, वो किसी सिफारिश पर दाखिल नहीं हुए थे। अच्छा, फिर जब वो इस्लामाबाद आ गए और वो उनकी वहाँ पे एजुकेशन नहीं कंटिन्यू हुई, तो उन्होंने दरख्वास्त दी कि जी वो जितना अर्सा इस्लामाबाद में है उतने अरसे की हमारी फ़ीस माफ़ की जाए। वो उन्होंने ना की। मामला चला गया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। बोर्ड ऑफ गवर्नर ने पूरे केस को सुना और सुनने के बाद ये फैसला दे दिया कि ठीक है जी इतने अरसे के लिए इनकी फ़ीस जो है वेव ऑफ कर दी जाए। प्रिंसिपल साहब जो हैं वो इस पर भी अकड़े, उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं करूँगा। अब यानी कि प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात मानने से इनकार कर रहा है। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन है होते हैं गवर्नर पंजाब। तो भाई गवर्नर पंजाब के नॉलेज में मामला लाया गया तो उन्होंने प्रिंसिपल को हदायत जारी की कि जनाब ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का फैसला है, ये कोई पर्सनल किसी की सिफारिश नहीं है, तो आप इसको कर दें। तो उन्होंने नहीं किया। ये तासुर दिया कि जी गवर्नर ने सिफारिश नहीं की,
वो बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन है, तो उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का फैसला है तो आप इस पर अमल करें। अब वो जो गोरा साहब हैं वो अभी तक शायद अपने आप को ना वो तकसीम से पहले का गोरा साहब समझ रहे कि ये काले कौन होते हैं, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में तो काले बैठे हुए सारे, मैं इनकी बात क्यों मानूं, पहली बात। दूसरी बात है कि वो भाई साहब वैसे भी 1 महीने 2 महीने में रिटायर होने वाले थे। तीसरी बात कि वो 40 लाख रुपए तनख्वाह लेते थे। पाकिस्तान के अंदर सदर वज़ीर आज़म की भी इतनी तनख्वाह नहीं है, किसी चीफ जस्टिस की इतनी तनख्वाह नहीं है, किसी जर्नैल की इतनी तनख्वाह नहीं है, किसी इदारे के सरबराह की इतनी तनख्वाह नहीं है। एचईसन कॉलेज का गोरा साहब सिर्फ चिट्टी चमड़ी है, 40 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। खैर, देने वाले दे रहे हैं तो वो ले रहे हैं। दूसरी फिर उनके बारे में ये पता चला कि जी मुबैना तौर पे वो साल में 100 छुट्टियां करते हैं, ज़्यादातर वो कॉलेज में नहीं तशरीफ़ लाते। और लाहौर की जो सिविल सोसाइटी है, जो अशराफिया की मामला है, वहाँ पे बड़े मकबूल हैं वो साहब। अब वो ये भी ज़रा पहलू अपने ध्यान में रखिए कि जो लाहौर की जो अशराफिया है ना, सिविल सोसाइटी, ये सारा वही कल्ट है जिन्होंने अदालतों पे भी कब्ज़ा किया और सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट पे भी, और जिन्होंने PMLN को सारा उन्होंने रगेदा। गुज़श्ता कई सालों से मुसलसल वो रगेद रहे थे। ये सारा वो लाहौर का वो सारा टोला है। अब उस टोले के साथ उनका उठना बैठना मुबैना तौर पे ज़्यादा था। फिर ये कहा गया कि जनाब वो एक और बोर्ड ऑफ मेंबर के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो मेंबर हैं उन्होंने भी इस मामले पर इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है वो अब नहीं दिया, वो फरवरी से दिया और वो वैसे उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, ये जो साहब हैं 40 लाख रुपए तनख्वाह वाले गोरा साहब, इनके खिलाफ बहुत सारी महकमाना इंक्वायरियाँ भी चल रही हैं और ये इस चीज़ के बारे में इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि जनाब इन्होंने फारग हो जाना है वैसे भी उन इंक्वायरियों के नतीजे में। तो इन्होंने कहा कि अच्छा किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चला और कह दो कि ओहो मैं तो बड़ा को वसूली बंदा हूँ, तो ऐसा मामला है नहीं। बुनियादी तौर पे प्रिंसिपल साहब ने अपने इख्तियार से तजावज़ किया है। उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात मानने से इनकार किया है और किसी ब्यूरोक्रेट के बच्चों को मुफ्त पढ़ाने की के लिए नहीं कहा गया कॉलेज में। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि जी एचईसन कॉलेज मतलब कर क्या रहा है? एचईसन कॉलेज ने आज तक पाकिस्तान के अंदर क्या प्रोड्यूस किया है? कोई बड़ा साइंसदान प्रोड्यूस किया है? कोई बड़ा कोई ऐसे इनकलाबी को तालीमी शोबे में कोई बंदा वो ले आए हैं जिन्होंने बड़ी जनाब तलवारें चला दी हों? अब एचईसन में क्या मतलब वो बुनियादी तौर पे गोरों ने बनाया था बरसीर पर हुकूमत करने के लिए, हुक्मरान तबके के लिए वो कॉलेज बनाया था कि वहाँ पे रख के ये बताया जाता है कि आपने अवाम को निपटना कैसे और आपने उनसे नफरत कैसे करनी है, कैसे आप ऊंचे हैं और वो नीचे हैं। अब एचईसन कॉलेज ने क्या प्रोड्यूस किया जी? एचईसन कॉलेज ने प्रोड्यूस किया इमरान खान। अब इमरान खान का बाप जो सरकारी मुलाजिम था उसने कैसे पढ़ाया वहाँ पे? इसका मतलब है कि कोई मामलात कुछ और थे। वो उन्हें उसी इल्ज़ाम में वो मुबैना तौर पे जॉब से भी गए। बहरहाल इमरान खान प्रोड्यूस किया। इमरान खान कौन है? इमरान खान वो जिसका तकब्बुर आसमान से ज़मीन पर नहीं आता। वो अपनी पार्टी के लोगों को भी कुसुनमुख के भी मारता है, मतलब किसी को पता ही नहीं समझता। एचईसन कॉलेज की प्रोडक्शन है चौधरी निसार अली खान। चौधरी निसार अली खान जलसे में भी बैठा, वोट मांगने गया, अपने साथ किसी दूसरे बंदे को कुर्सी नहीं रखने देता, किसी से हाथ नहीं मिलाता। तो ये वो मतलब एक मुतकब्बर तबका प्रोड्यूस किया है एचईसन कॉलेज ने। तो ये अब एचईसन कॉलेज को PMLN के गले में डालने की कोशिश की जा रही है। तो मामला उस तरह है नहीं कि जो अहद चीमा साहब हैं कि वो बच्चों को मुफ्त नहीं पढ़ाना चाहते थे। वो सिर्फ उनका कसूर इतना है कि वो एक ब्यूरोक्रेट है रिटायर्ड, तो अपने से ज़रा उन्होंने ज़्यादा ये जो याश जागीरदारों के लिए जो कॉलेज बना था वहाँ पे अपने बच्चे दाखिल करवा दिए, तो वो भी मेरिट पे दाखिल हुए थे। तो वो अब इस मामले को गले में डालने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं हम अपनी उस मेन स्टोरी की तरफ जो आपने थंबनेल पे देखी कि जनाब ये 2 बंदे बड़े मफरूर, इंतहाई मतलूब, 9 मई के मुलजमान में शामिल, और एक साबिक वफाकी वज़ीर, एक साबिक डिप्टी स्पीकर मुराद सईदुल कासिम सूरी, वो कहाँ हैं जनाब? कुछ खबर हमें आई है ऐसी कि वो कहाँ हैं। आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मुराद सईद साहब के वो तो पेशावर हाई कोर्ट ने क्या ये भी कहते हैं कि जनाब आप ये सेनेट का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। कासिम सूरी साहब वही है ना इस्लामी टच वाले जो इमरान खान तकरीर कर था 25 मई के लॉन्ग मार्च लाते गए, ज़रा इस्लामी टच दें, वो आवाज़ आ गई थी माइक में। और ये वही हैं जिन्होंने करारदाद जो अदम एतमाद थी उसके ऊपर वोटिंग कराने से इनकार कर दिया था। तो 9 मई के बाद से ये दोनों फ़रार हैं और ये कहा जाता है कि जी इनके बारे में कुछ पता नहीं कितने, ज़्यादा लोग ये कहते थे कि शायद ये मुल्क से बाहर जा चुके हैं। अभी हमें जो है वो ज़राए से ये मालूम हुआ है कि ये दोनों बंदे मुबैना तौर पे पाकिस्तान के अंदर ही हैं और मुबैना तौर पे ये सूबा बलूचिस्तान में हैं और मुबैना तौर पे ये इस वक्त
कोयटा में पाए जाते हैं जिस वक्त ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अब जो सोर्सेज ने मुझे बताया कि अब लाजमी बात है, इतने अरसे से बंदा बलूचिस्तान में रह रहा हो या कोयटा में रह रहा हो तो वो किसी की नज़र में क्यों नहीं आए, वो किसी की पकड़ में क्यों नहीं आए। तो ये आप बात सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे कि ये मुझे बताया गया जी, ये जितने अरसे से मफरूर रहे हैं ये उस वक़्त से लेकर अब तक तकरीबन ये जनाब कालादम टीटीपी की पनाह में, जो वही कालादम टीटीपी है जो जिसको ये पीटीआई की हुकूमत सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुक्मरान रही और टीटीपी को भत्ता देती रही। ये वही टीटीपी है जिसको इमरान खान साहब लाकर अफ़गानिस्तान से लाकर उन्होंने पाकिस्तान में दोबारा आबाद किया और आज तक हम उनको भुगत रहे हैं। ये वही टीटीपी है जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में पीटीआई के मुकाबले में केपी के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर किसी को इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी। ये वही टीटीपी है जिसने इस इलेक्शन के अंदर डब्बों के अंदर गन पॉइंट पे वोट भरे हैं और किसी बंदे को ये इजाज़त भी नहीं है कि वो ये भी कह सके कि जी मेरे साथ धांधली हो गई है और पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा। वो मजाल है किसी की वहाँ पे बोले ना, वहाँ पे कोई मौलाना फजल रहमान बोल सकता है ना कोई एएनपी बोल सकती है। वो वैसे बयान देते रहेंगे जनाब धांधली होगी, ज़्यादती होगी, ये नहीं बताएंगे कि किसने की है। ये वही टीटीपी है जिन्होंने जमान पार्क में भी आके मोर्चे लगाए थे और पंजाब पुलिस के ऊपर हमले कर रहे थे। ये वही टीटीपी है जिनके बंदे जनाब इमरान खान के जलसों में आते और जाते हैं। और मतलब एक यहाँ पे अमूमन तासुर पाया जाता है कि टीटीपी का जो सियासी चेहरा है वो पीटीआई है और पीटीआई का जो अस्करी विंग है वो टीटीपी है, मतलब ये कहा जाता है। तो अब ये जो मामला है ये अब सामने आया है तो देख लें इस वक्त सिचुएशन क्या बन रही है। जो मुल्क दुश्मन लोग हैं वो कैसे हमारे जो अदालतों को, पुलिस को, तफ्तीशी इदारों को, मफरूर मुलजमान को कैसे पनाह दे रहे हैं और बड़े डट के बैठे हुए हैं। और अभी पहले एक 9 मई वाला वज़ीर आला भी बन गया और एक वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी बन गया, उनको इलेक्शन भी लड़ने दिए गए, जुलें से भी लड़ने दिए गए। और अब ये भी बैठे हुए टीटीपी के पास की पनाह में हैं, उनकी छतर छाया में हैं। और अब जो है मुबैना तौर पे ये दोबारा भी एंट्री दे रहे हैं सेनेट वगैरह के अंदर। तो बस हम तो फिर वही कहेंगे जो मैंने पिछले व्लॉग में बात की थी कि चौधरी साहब फिर मैं इनकार ही समझा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।